तो वेलकम स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब आपकी एग्ज़ाम जो 24 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो आपके लिए पढ़ना अति आवश्यक है, जिसमें जीव विज्ञान का जो सिलेबस है बहुत ही ज़्यादा है मेरे प्यारे, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान से, जितने भी दिन बचे हैं आपको सारे ध्यान से सारे टॉपिक को आपको अच्छी तरीके से हम कवर कराएंगे और अच्छी तरीके से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान 2022 मॉडल पेपर के अनुसार बहुविकल्पी प्रश्न आपको पढ़ाएंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं, ठीक है। आरएनए अणु में थाइमीन का विस्थापन होता है, यानी कि कोरोना काल के बाद देखिए आपकी जो पहली परीक्षा हो रही है, तो यहाँ पर देखिए आपको 10 वालों की परीक्षा हुई नहीं थी, अब यहाँ पे 12 वालों की परीक्षा हो रही है, 10 वालों की परीक्षा भी हो रही है। तो अब आपके यहाँ पर इस साल बहुत ज़्यादा कड़ाई हुई, क्योंकि अब आपकी यूपी बोर्ड में जो सरकार बदल चुकी है। आप लोग जानते हैं इस सरकार में नकल का कोई नाम निशान नहीं है। अगर आप नकल सोच कर पढ़ रहे हैं तो नकल आपकी होगी नहीं, क्योंकि जो सरकार है हमारी यूपी गवर्नमेंट है, इसमें बहुत शासन सख्त है, ठीक है। शासन सख्त का मतलब क्या हुआ कि नकल की आपकी गुंजाइश मत करिए, क्योंकि सभी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। नकल आप करेंगे तो रिस्ट्रिकेट कर दिए जाएंगे 3 साल के लिए, ठीक है। तो आप लोग नकल करने की कोशिश मत करिएगा। जो भी चीज़ें आएँ आप लोग, अभी टाइम है, थोड़ा पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। चलिए, आरएनए अणु में थाइमीन का विस्थापन होता है, ठीक है। तो किसके द्वारा? गुआनिन के द्वारा, यूरेसिल के द्वारा, साइटोसिन के द्वारा या एडेनिन के द्वारा? किसके द्वारा होता है? यूरेसिल के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए, स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में रहता है? मोरूला में, ब्लास्टुला में, गैस्टुला में या न्यूरुला में? किसके अवस्था में रहता है? मोरूला अवस्था में रहता है, ठीक है। निभाग पाया जाता है, जो निभाग होता है वह पाया जाता है परागण में, पराकण में, बीजांड में, भ्रूणपोष में या ये सभी? तो किस में पाया जाता है? बीजांड में पाया जाता है, ठीक है। चलिए, बहुसंघी दशा पाई जाती है, जो बहुसंघी दशा होती है वह पाई जाती है किसमें? बाह्य दलपुंज में, जायांग में, पुमंग में या दलपुंज में? किस में पाई जाती है? पुमंग में पाई जाती है, ठीक है। चलिए, अब अति लघुत्तरी प्रश्नों की बात करेंगे, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। आपके लिए पढ़ाई के लिए बहुत ही लगातार मेहनत हो रही है, तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि ज़्यादा चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। और आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। चलिए आगे आप प्रश्न हमारा क्या है? हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं? जो हीमोफीलिया होता है उसको ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं? क्योंकि इस रोग में चोट लग जाने या कट जाने पर रक्त का थक्का नहीं बनता, ठीक है। जो हीमोफीलिया होती है हमारी स्टूडेंट्स, जब आपको चोट लगेगी तो वो रक्त का थक्का बनाने का काम करता है, रक्त को बाहर से निकलने के लिए बचाता है, जिसके कारण हमारा क्या होता है कि अगर कट जाता है हीमोफीलिया का ब्लड रोग क्यों कहते हैं? देखिए, तो अगर हीमोफीलिया आपको हुई है तो आपका जो ब्लड है, जो हीमोग्लोबिन है, उसको चिपकाने काम करने, वहाँ पे थक्का नहीं बनाएगा, तो आपका क्या होगा? वहाँ पे जो ब्लीडिंग है लगातार होती रहेगी। तो यही आपका क्या है? हीमोफीलिया रोग है, ठीक है। अब देखिए, ओपिआइड्स का पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो ऐसे ड्रग हैं, कौन है? ऐसे ड्रग हैं जो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और जठरांत पथ में, किसमें? जठरांत पथ में मौजूद विशिष्ट ओपिआइड्स ग्रहियों में बंध जाते हैं। आमतौर पर ओपिआइड्स का प्रयोग दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। ओपिआइड्स के अंतर्गत अफीम और इसके व्युत्पन्न हीरोइन, स्मैक, मार्फिन, कोडीन, थेवाइन, हाइड्रोफार्मिन, सिंथेटिक ओपियोइड्स जैसे पेडिडीन, मिथाडोन, प्रोपेक्सिफिन, मेडिरोडिन आदि आते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको दर्द निवारक के रूप में इतनी जो दवाइयाँ हैं आपको बता रहे हैं, ये दवाइयाँ भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। यदि मानव शरीर में थाइमस ग्रंथि निकाल दी जाए तो उसके प्रतिरोधी संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कह रहा है कि यदि मानव शरीर में से थाइमस ग्रंथि एक होती है, जिसे निकाल दिया जाए तो प्रतिरोधी संस्थान, जो थाइमस ग्रंथि होती है मतलब प्रतिरोध का काम करती है, ठीक है। चलिए, थाइमस मानव शरीर में अगर प्राथमिक लसिकाभ अंग है, क्या है? प्राथमिक लसिकाभ अंग है, जहाँ अपरिपक्व लसिकाणु प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणुओं में विभेदित होते हैं। यदि शरीर में थाइमस ग्रंथि को निकाल दिया जाए तो इन लसिकाओं का प्रतिजन संवेदनशील लसिकाओं में विभेदन नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए, एस्कीरिस के लार्वा में कितने तत्व पतन होते हैं? 3 त्वक पतन होते हैं। तो कितने होते हैं? एस्कीरी के लार्वा में 4 त्वक पतन होते हैं। कितने?
4 त्वक पतन होते हैं। ठीक है, अब लघुत्तरी प्रश्न की बात करेंगे। आपके लिए लघुत्तरी प्रश्न भी आवश्यक है, दीर्घोत्तरी प्रश्न पढ़ना भी आवश्यक है, और आपके लिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी पढ़ना आवश्यक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप इन सभी प्रश्नों को जरूर से जरूर पढ़िएगा। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर पर टिप्पणी लिखिए। किस पर? क्रॉसिंग ओवर पर आपको टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, देखिए क्या होगा, समजात गुणसूत्रों के परस्पर, किसके? समजात गुणसूत्रों के परस्पर जुड़े हुए क्रोमेटिड्स, क्या? क्रोमेटिड्स के बीच एक या अधिक खंडों की पारस्परिक अदला बदली, क्या होगी? पारस्परिक अदला बदली अर्धसूत्री विभाजन के पैकेटीन अवस्था में होती है। किसमें? अर्धसूत्री विभाजन के पैकेटीन अवस्था में होती है। अगर आपको समझ में आ जाए वीडियो तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, खंडों की इस अदला बदली को परगमन कहते हैं। जब हम क्या करते हैं, देखिए जो हमारी क्या होती है कि जो क्रोमेटिड्स के बीच एक से अधिक खंड होते हैं वो पारस्परिक अदला बदली से अर्धसूत्री विभाजन में क्या होते हैं? पैकेटीन अवस्था में होती है। तो इस खंडों की जो अदला बदली को पारगमन कहते हैं। ठीक है, इससे समजात गुणसूत्रों का डीएनए समजात पुनर्संयोजित डीएनए बन जाता है। इससे अगली पीढ़ी की संतानों में नए लक्षण उत्पन्न होते हैं जिन्हें पुनर्संयोजित लक्षण कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर समझाइए। तो प्रभाविता क्या है? इसमें असमान कारकों के जोड़े में कोई एक कारक दूसरे पर प्रभावी हो जाते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई असमान कारकों के जोड़े हैं तो कोई एक कारक दूसरे पर प्रभावी हो जाते हैं। यह संक्रमण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में विपर्यासी गुणों के युग में दिखाई देती है। ठीक है, चलिए अप्रभाविता की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें असमान कारकों के जोड़ों में से कोई एक कारक दूसरे से क्या होता है? छिप या दब जाता है। ठीक है, यह संक्रमण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में विपर्यासी गुणों के युग में उपस्थित किंतु प्रकट नहीं होती। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है? विपुंसन से क्या तात्पर्य है? एक पादप प्रजनन कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है? देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके लिए एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। एक द्विलिंगी पुष्प कली अवस्था में पराग कोष को काटकर अलग करने की प्रक्रिया, यानी क्या है कि अगर द्विलिंगी पुष्प है, ठीक है, तो पुष्प की कली अवस्था में पराग कोष को काटकर अलग करने की प्रक्रिया विपुंसन कहलाती है। क्या कहलाती है? विपुंसन कहलाती है। यह कृत्रिम परागण की एक तकनीक है। क्या है? कृत्रिम परागण की एक तकनीक है तथा इसका प्रयोग पादप प्रजनक द्वारा आर्थिक महत्व के पौधों की अच्छी नस्ल बनाने में किया जाता है। ठीक है, विपुंसन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि ऐच्छिक वर्तिकाग्र युक्त पौधे पर ही परागण होते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके जीव विज्ञान थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आपको इन प्रश्नों को पढ़ लेना है, रट लेना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।